तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ूकिंग ने लिजर्ड आइलैंड से काफी सारे लिजर्ड की स्किन को हासिल किया, जिनमें से एक शेड में तो डिवाइन पावर भी मौजूद थी। और फिर सिटी में आते साथ ही उसे पता चला कि मर्मेड क्लैन के लोग अभी भी अपने प्रिंस के कातिल को ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट उन्हें ज़ूकिंग पर शक हुआ था, तो ज़ूकिंग ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी। उसने ज़ैंग सान की मदद से डिवाइन शेडेड स्किन का यूज करके 10वीं लेवल के स्पिरिट वेसल्स को फोर्ज करवा लिया था। साथ ही वो अपने आयरन स्पीयर को भी शार्प करता है ताकि मछलियों की कटिंग अच्छे से हो पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़ूकिंग की वेसल का सीन दिखाया गया। वो कह रहा था कि आज की रात बस खून खराबे के लिए डेडिकेटेड है और अब ज़ूकिंग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज उसके लिए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मर्मेड क्लैन की प्रिंसेस भी अपने सिपाहियों के साथ ज़ूकिंग की वेसल की तरफ आगे बढ़ रही थी। वहीं पर ज़ूकिंग अपने एक डॉल को स्टिच करता है। ये डॉल टियांगो सिटी के एक छोटी बच्ची की थी और अब ज़ूकिंग फटाफट से अपना डिनर करने लगा। चाहे मिशन कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, खाना मिस नहीं करना, ये बात उसे मिस्टर लेई ने सिखाई थी। इधर प्रिंसेस ने प्रोब टैलिस्मान को भी एक्टिवेट कर लिया। उसमें से एक प्रिंसेस कह रही थी कि सिस्टर तुम ची कंडेंसेशन की परफेक्शन स्टेज पर हो, तो तुम्हें उस बंदे से इतनी डरने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर ज़ूकिंग अपने जले हुए खाने को चेक कर रहा था और तभी उसे इन लड़कियों की आवाज आई। सबसे पहला तो उन्हें ऑब्जर्व करना था कि ज़ूकिंग ही उनका मेन टारगेट है या फिर वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। मगर तभी उनके भाई का ब्लड कर्स ट्रिगर हो जाता है, यानी कि ये बात कंफर्म हो गई कि ज़ूकिंग ने उस प्रिंस का खात्मा किया था। तो प्रिंसेस ज़ूकिंग की वेसल पर लगी हुई शील्ड को ब्रेक करके सीधे अंदर दाखिल हो गई। उसने देखा कि वेसल तो खाली है, इसलिए वो अपने एक सिपाही को उस वेसल को चेक करने की ऑर्डर देती है। तो उस सिपाही ने अचानक से एक स्ट्रिंग को टच कर दिया और उसके साथ ही ज़ूकिंग की डॉल उसके सामने आकर लटक जाती है। वो सिपाही तो अचानक से उस डॉल को अपने सामने देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गया था, इसलिए उसने गुस्से में आकर उस डॉल का गला काट दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। दरअसल ज़ूकिंग ने इस डॉल में पॉइजन भर के रखा था, तो तुरंत ही उस पूरी जगह पर फैल जाता है। इधर प्रिंसेस और उसके सिपाहियों ने तो अपने आसपास शील्ड फॉर्म कर ली थी, मगर उनका वो सिपाही बड़ी भयानक मौत मारा गया। और अब ये लोग डॉग के पास मौजूद एली में ज़ूकिंग को ट्रैक करते हुए पहुंच गए। दरअसल ज़ूकिंग ने ब्रीथ हाइडिंग टैलिस्मान का यूज किया था, जिसके चलते वो बस एक शैडो जैसे वहाँ पर नजर आने लगा। ज़ूकिंग इनके ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहा था, मगर उसे इस ग्रुप में फाउंडेशन एस्टेब्लिश लेवल के गार्डियंस नजर नहीं आते। इधर प्रिंसेस ज़ूकिंग को गालियां देते हुए अपने सिपाहियों को बता रही थी कि वो कमीना यही आसपास छुपा होगा, जल्दी से उसे हंट डाउन करो। और उतने में एक और डॉल वहाँ पर पहुंच जाती है। ज़ूकिंग ने उसे भी एक्सप्लोड करके एलियन टेंट को पूरे इलाके में फैला दिया था। तो प्रिंसेस तुरंत ही समझ जाती कि ज़ूकिंग तो ऑलरेडी इनके लिए तैयार था, इसलिए वो बंदी जोर से चिल्लाते हुए बताने लगी कि ज़ूकिंग मैं जानती हूँ तुमने अपने बोट को रिपेयर करवा लिया, मगर तुम यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं पाओगे। हालांकि ज़ूकिंग तो उनके सामने ही नहीं आ रहा था, वो तो बस परछाई जैसे यहाँ वहाँ मुंह होकर इन्हें डराने लगा। और फिर वो एलियन टेंट की आड़ में उनके एक बंदे को धर लेता है और जैसे इन्होंने पलट कर देखा तब तक वहाँ पर बस उस बंदे का खून और ब्लेड पड़ी थी। अब एक दूसरे बंदे के गले में एरो हेड पियर्स करवा कर उसे भी काफी तेजी से पीछे की तरफ घसीटा गया, यानी कि ज़ूकिंग 1 बाय 1 करते हुए इन्हें हंट डाउन कर रहा था और वो भी शैडो में छुपकर। ये सब देखकर वो प्रिंसेस गुस्से में आकर उसी डायरेक्शन में कई सारे अटैक कर देती है। वो कह रही थी साले घटिया इंसान, अगर मर्द की औलाद है तो हमारे सामने आ जाओ। तुम इंसान एक नंबर के कायर हो, इसलिए तुम हमारे सामने से वार नहीं कर रहे। मगर ज़ूकिंग को तो धीरे धीरे से इनका शिकार करने में ज्यादा मजा आ रहा था। वहाँ का माहौल इतना ज्यादा टेंस हो गया कि डर के मारे इन लोगों की वाट लग गई। वो तो बस इधर उधर ज़ूकिंग की परछाइयों को ढूंढ रही थी और उतने में उन्हें अपने एक और बंदे की लाश मिली। उसे काफी ब्रूटली खत्म करके लटका दिया था, जो देख प्रिंसेस थोड़ी सी पैनिक होकर कहने लगी कि ये बंदा तो काफी ज्यादा डरावना है, हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मगर दूसरी प्रिंसेस वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो ज़ूकिंग से कहती है कि मेरे मरमेड क्लैन का रॉयल ब्लड का कर्ज तुम पर लग चुका है, तो तू जरूर से आज मेरे हाथों मारा जाएगा। वहीं पर ज़ूकिंग तो बड़ी आराम से उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो सोचता है कि अच्छा इन
लोगों ने मुझे ब्लड कर्स के जरिए ट्रैक किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ ये दोनों ही मुझे ढूंढ सकती, यानी कि मुझे सिर्फ इन दोनों को ही मारना पड़ेगा। और फिर जू किंग अपने वाटर पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस बंदी के सामने पहुंच गया। वो कुछ कह पाई इससे पहले जू किंग ने उसके फेस पर वार किया, जिसके चलते वहाँ पर मानो खून की बौछार हो गई। लेकिन वो बंदी अभी तक नहीं मरी थी और दूसरी ने भी तब तक जू किंग को देख लिया। तो जू किंग बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उसे मारने के लिए रवाना हो गया। वो बंदी अपने सामने एक शील्ड को फॉर्म कर लेती है, मगर जू किंग ने उस शील्ड को पियर्स करके उसके गले में अपने स्पीयर को उतार दिया। हाँ, लेकिन ये बंदी काफी ज्यादा चालाक थी। इसने तो ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूट टैलिस्मान का यूज किया था, यानी कि असल में उस बंदी ने खुद को एक सिपाही के साथ अदला बदली कर लिया, जिसके बाद वो अपनी सिस्टर को लेकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है। सो इस तरह से ये लड़कियां शिकार करने आई थी, लेकिन अब इनकी ही जान के लाले पड़ गए। इधर जू किंग का निशाना तो पहली बार फेल हो गया था, जिससे तो उसके ईगो पर मानो चोट लग गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें सेवन ब्लड आइसेक के पास मौजूद फॉरबिडन जोन का नजारा दिखाया गया। यहाँ पर एक वाइल्ड वुल्फ कप था। ये लिटिल वुल्फ ची कंडेंसेशन की चौथी लेवल का कल्टीवेटर है और ये भले ही जंगली जानवरों जैसी हरकतें करता होगा, मगर वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसके सामने रॉक स्प्लिटिंग रेड बियर पहुंच चुके थे। वहीं पर हम सेवन पिक के मास्टर को देख पाते, जो कि अपने अटेंडेंट से पूछने लगे कि क्या उस स्कैवेंजर कैंप वाले बच्चे ने हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लिया, जिस पर अटेंडेंट कह रहा था कि हाँ, अब वो हमारे क्राइम डिवीजन का मेंबर है। तभी सेवन पिक के मास्टर उससे पूछने लगे कि जरा बताओ इस लिटिल वुल्फ और उस बच्चे में कितना डिफरेंस है। तो अटेंडेंट कह रहा था कि ये दोनों भी अपने शिकार को काफी अजीब तरीके से घूरते हैं, वो काफी हद तक मानो एक जैसा लगता। वहीं पर लिटिल वुल्फ तो उस बीस्ट का मांस अपने दांतों से ही चबाकर उखाड़ रहा था। वो बीस्ट उस पे काउंटर स्ट्राइक करने की भी कोशिश करता है, मगर लिटिल वुल्फ के नाखून उस जंगली भालू से भी ज्यादा तेज थे। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस वहाँ से भागते हुए जू किंग को बता रही थी कि सातवें पिक के थर्ड प्रिंस के साथ मेरा रिलेशन काफी अच्छा है। अगर तुमने मुझे मारा तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अब हम सेवन पिक के थर्ड प्रिंस को देख पाते हैं, जो कि बड़े एलिगेंट वे में कविताओं को रिसाइट कर रहा था। गाइज, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि सेवन पिक के मास्टर के 3 डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं। इन्हें प्रिंस और प्रिंसेस के टाइटल से नवाजा जाता और ये बंदा उनका तीसरा डायरेक्ट डिसाइपल है। इधर मर्मेड प्रिंसेस जू किंग से जान बचाकर भाग रही थी और वहीं पर जू किंग भी उन पर अलग अलग अटैक करने लगा। वो नहीं चाहता कि ये लड़कियां किसी भी कीमत पर थर्ड प्रिंस के पास पहुंच जाए। वहीं दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस तो काफी मजे के साथ फ्लर्ट करते हुए खुद को एंटरटेन कर रहा था और फाइनली उसका रियाज पूरा हो गया। तब तक मर्मेड क्लैन की प्रिंसेस भी उसके पास पहुंच जाती है। उसमें से एक तो सीधे जाकर उसके गले लग गई। वो उसे रोते हुए बता रही थी कि प्लीज मेरी जान, मेरा रिवेंज लो। इधर जू किंग ने देखा कि प्रिंसेस तो अपने लवर के पास पहुंच चुकी है, अब तो चांस ही नहीं था कि वो इन्हें खत्म कर सके। तभी थर्ड प्रिंस उस बंदी से पूछता है कि मेरी जान बताओ, किसने तुम्हें हर्ट करने की जरूरत दिखाई। तो प्रिंसेस उससे बताने लगी कि क्राइम डिवीजन के जू किंग ने हमारे भाई को ब्रूटली मार दिया और अब हमारा भी मुंह बंद करने के लिए हमें मारना चाहता है। हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा कि जू किंग ही हमारे भाई का कातिल है। मैं अपना लाइफ एसेंस बर्न करवा के जैसे तैसे तुम्हारे पास पहुँच पाई हूँ। जो सुनकर थर्ड प्रिंस गुस्से में कह रहा था कि उस जू किंग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी जान को मुझसे दूर कर सके। इधर जू किंग को भी पता था कि वो इस थर्ड प्रिंस का फिलहाल तो मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ अटेंडेंट सेवन पिक के मास्टर को बताने लगा कि ये तो गड़बड़ी हो गई, बच्चा सीधे थर्ड प्रिंस के जाल में फंस चुका है। क्या हमने उस बच्चे की मदद करनी चाहिए? जिस पर मास्टर कह रहे थे कि जो बंदा दूसरों के भरोसे जिंदा रहता है वो अपनी लाइफ में कभी कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाता। भले ही थर्ड प्रिंस ऊपर से जेंटल लगता होगा, मगर उसके जितना बेरहम और कोई नहीं। अब तो देखना ये है कि बच्चा इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम मर्मेड क्लैन के प्रोटेक्टर्स को देख पाते हैं। वो बंदा कह रहा था कि हमारी सारी प्लानिंग एक्सपोज हो गई, मुझे जल्दी से हमारी हाइनेस को ये खबर देनी पड़ेगी। सेवन ब्लड आइज सेक्ट बस एक ट्रैप है। उतने में उसे चेन अरनियों की आवाज आती है। वो कह रहा था मेरे भाई, तेरी इंजरीज की वजह से तेरी कल्टीवेशन अब काफी ज्यादा ड्रॉप हो गई। अगर तुम मेरे हाथों मरेगा तो मैं तुझे एक बहुत ही इंस्टेंट मौत दूंगा, लेकिन अगर तुझे सेकंड प्रिंसेस ने पकड़ लिया तो फिर तुझे काफी ज्यादा तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। और इतना कहते साथ ही चेन अपने आइसलैंड से उस प्रोटेक्टर की बॉडी में पियर्स करके उसे ऑन द स्पॉट खत्म कर चुका। वहीं दूसरी तरफ मर्मेड क्लैन का सेकंड प्रोटेक्टर भी इस सिटी से भागने की फिराक में था, मगर उसी वक्त सेकंड प्रिंसेस अपने सोर्ड से फायर बरसाते हुए इसकी बॉडी को जलाकर राख कर देती है। वो कह रही थी कि मेरे होते हुए तो किनारे तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। वहीं पर हुआंग उसकी मूव की तारीफें करने लगा। ये बंदा तो अपनी सीनियर के प्यार में पूरी तरह
तरह से पागल है। इधर दोनों प्रिंसेस थर्ड प्रिंस से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज उस ज़ूकिंग को पनिश करो, हमारे लिए स्टैंड लो। उतने में थर्ड प्रिंस कहने लगा कि मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मगर तुमने तो मुझे गलत समझा। और अब वो अचानक से प्रिंसेस को चोक करने लगता है। उसने काफी ब्रूटली उसका गला घोटा था और इसी तरह से उसने अपने ही लवर को अपनी हाथों से मार दिया। जैसे उस बंदी की मौत हुई, उसकी बॉडी फ्लावर पेटल्स में बदलकर उस पूरी जगह पर फैल जाती है। ये देखकर दूसरी प्रिंसेस को तो मानो झटका लग गया। इधर थर्ड प्रिंस पेटल्स को स्मेल करते हुए कह रहा था कि मेरी जान, मैं तुम्हें मिस करूंगा। और अब उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। ज़ूकिंग को तो ये समझ आ गया कि ये बंदा बहुत बड़ा सनकी है, क्योंकि थर्ड प्रिंस ने सिर्फ प्रिंसेस को मारा ही नहीं था, बल्कि वो तो हर पल को एंजॉय कर रहा है। वही दूसरी तरफ लिटिल वुल्फ ने भी इन पेटल्स को देख लिया था, तो उन्हें कैच करने की कोशिश करने लगा। वेल, इस बंदे ने दो पावरफुल बीस्ट को बिना किसी वेपन से ही मार दिया था। मास्टर तो ये देखकर हैरान हो गए। वो कहते हैं कि मैंने 50 व्हाइट टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था ताकि मुझे एक ब्रूटल और पावरफुल डिसाइपल मिले। उनमें से ही मुझे मेरे पहले 3 डिसाइपल तो मिल गए, लेकिन अब मुझे चौथी की तलाश है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक टोकन इस बंदे को भी दे दो, इससे बात मत करना। अगर ये स्मार्ट होगा तो खुद ब खुद हमारे सेक्ट में पहुँच जाएगा। इसलिए अटेंडेंट ने व्हाइट टोकन सीधे लिटिल वुल्फ के सामने थ्रो कर दिया और लिटिल वुल्फ भी उसे उठा लेता है। इधर प्रिंसेस की पेटल्स पूरी सिटी में फैल गई थी, जिन्हें देखकर ही लोग खुश होने लगे। वही दूसरी प्रिंसेस को ये समझ नहीं आ रहा था कि थर्ड प्रिंस ने उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। तभी थर्ड प्रिंस ज़ूकिंग से कहता है कि मेरे जूनियर ब्रदर, तुम अभी भी यहीं पर हो, क्यों ना तुम मेरे पास आ जाओ, हम दोनों दो जाम पी कर बात कर सकते। मगर ज़ूकिंग तो तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। तो उसे गुड बाय बोलकर थर्ड प्रिंस उस बंदी से बात करने लगता है। वो कह रहा था कि जब चिड़िया का घोंसला बर्बाद हो जाए तब उसमें से एक भी अंडा सरवाइव नहीं कर पाता। तुम लोग काफी दिनों से अपने प्लान बना रहे थे, तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे कोई खबर नहीं लगेगी। इतने सालों के बाद भी तुम ये समझ नहीं पाई कि कौन ज्यादा पावरफुल है, हाइशी सेक्ट या फिर मेरा 7 ब्लड आई सेक्ट। गाइस, हाइशी सेक्ट इंसानों को कैप्चर करके उन्हें एक सी क्रीचर में बदला करता था, यानी कि हाइशी सेक्ट इंसानियत का दुश्मन है और मरमेड क्लैन के लोग उनके साथ मिले हुए थे। तो जब ये बात प्रिंस को पता चली तभी जाकर उसने इन मरमेड्स को मारने का प्लान बनाया था। उस बंदी से कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मैं मेरे मास्टर ने दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर पाया हूँ और हाइशी आइलैंड के उस डीमन का भी फेवर मुझे मिल गया। सच बताओ तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और इतना कहते साथ ही थर्ड प्रिंस ने अपने फैन का यूज करके उस बंदी को ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। वो कह रहा था कि आज के बाद मैं तुम दोनों के प्यार को मेरी यादों में चेरिश करूंगा। जिसके बाद वो अपनी दूसरी सर्वेंट को बता देता है कि मरमेड क्लैन तक मेरा एक पैगाम भेज दो, उन्हें बताओ कि उन्होंने ह्यूमन को मार के हाइशी क्लैन को सर्व किया था। ये बात मुझे पता चल गई, मैंने उनके फैलाए हुए रायते को तो साफ किया, लेकिन अब इसके बदले में मुझे रॉयल ब्लड लाइन वाली मरमेड का एंशिएंट आंसू चाहिए। अब हमें 7 पिक के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 7th मास्टर अपने अटेंडेंट के साथ शतरंज खेलते हुए कहने लगे कि इस गेम में हार या जीत इम्पोर्टेंट नहीं होती, बल्कि इसे खेलते वक्त जो मजा आता है वही सबसे ज्यादा मायने रखता। और तभी उन्होंने देखा कि उनके अटेंडेंट ने गलत मूव खेली। वो बंदा तुरंत ही अपने चेस पीस को वापिस लेने वाला था, तो मास्टर उसके साथ मजाक करते हुए उस पर चेस पीसेस थ्रो करने लगे। उसे कहते हैं कि एक बार दाव खेला गया तो उसे वापिस नहीं लिया जा सकता। और उतने में थर्ड प्रिंस वहाँ पर आकर अपने मास्टर को ग्रीट करने लगा। वो उन्हें बताता है कि मरमेड क्लैन ने हमारे 7 ब्लड आइसेक के शिप रिफाइनिंग फॉर्मूला की ब्लूप्रिंट्स को चुरा लिया था, मगर हमने उन्हें रेड हैंड पकड़ लिया। साथ ही मुझे ये भी पता चला कि मरमेड क्लैन इंसानियत के दुश्मन हाइशी सेक्ट का साथ दे रहा है। हाइशी और मरमेड क्लैन एक साथ मिलकर बोन पगोड़ा को बिल्ड कर रहे, ये उसका सबूत रहा। और फिर वो एक जेड टोकन अपने मास्टर की तरफ पास कर देता है। वो कह रहा था मास्टर, एक और मैटर था जिसके लिए मैं आपसे पनिशमेंट चाहता हूँ। दरअसल मरमेड क्लैन का प्रिंस हमारे सेक्ट के एक मामूली बंदे के हाथों मारा गया। मैं ज़ूकिंग की चाल पर नजर ही नहीं रख पाया, जिस पर मास्टर कह रहे थे कि रूल ब्रेक किया तो सजा तो जरूर मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि पनिशमेंट के तौर पर तुम बोन ईटिंग केव में 7 दिनों तक सेक्लूजन में कल्टीवेट करोगे। तो थर्ड प्रिंस तुरंत ही उन्हें ग्रीट करके वहाँ से रवाना हो जाता है। अब उसके जाने के बाद अटेंडेंट मास्टर से कहने लगा कि मरमेड क्लैन इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि वो हमारे वेसल क्राफ्टिंग की ब्लूप्रिंट को चोरी करने की रिस्क उठाए। जिस पर मास्टर कहते हैं कि थर्ड प्रिंस ने उनके प्लान को पहले ही गेस कर लिया था, वो बस मेरा फेवर गेन करना चाहता है। उसे लग रहा था कि उसने अगर मरमेड क्लैन को एक्सपोज किया है तो उसका भी इसमें फायदा होना चाहिए। मगर जो बात उसने बोन पगोड़ा के बारे में बताई वो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज हो सकती, इसमें वो झूठ नहीं बोलेगा।
पड़ेगा। मर्मेड क्लैन ने हमारे सेवन ब्लड आइसेक के साथ दोस्ती का नाटक करके वो हमारी सबसे पुरानी दुश्मन हाइशी का साथ दे रहे। हमने ये मर्मेड क्लैन को इतने सालों तक प्रोटेक्ट किया, मगर उल्टा हमारे साथ ही धोखा हो गया। अब तो जल परियों के इस मर्मेड क्लैन को पूरी तरह से वाइप आउट करना ही पड़ेगा। तभी अटेंडेंट उनसे पूछता है कि मास्टर फिर बच्चे का क्या, जिस पर मास्टर कह रहे थे कि शायद तुम उस बच्चे को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। खैर वो भी इस गेम का हिस्सा बन चुका है। अब अगर वो स्मार्ट होगा तो इस सारे खेल को समझने की कोशिश करेगा। और वैसे भी इस दुनिया में बेवकूफों के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जू किंग को देख पाते, जो कि अपने वेसल की इनर कैबिन में बैठकर इसी बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि मर्मेड क्लैन का प्रिंस और उसकी दोनों सिस्टर का हमारे सेक के साथ काफी अच्छा कनेक्शन था। मैंने प्रिंस को तो मार दिया, मगर हमारे सेक का कोई भी बंदा इसका बदला लेने मेरे पास नहीं आया। कहीं मैं अनजाने में किसी और के काम को आसान तो नहीं कर रहा। 30 सालों पहले मर्मेड क्लैन में एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट हुई थी। उसके बाद ही मर्मेड क्लैन और सेवन ब्लड आइसेक के दरमियान एक दोस्ती हो गई। हो सकता है कि मर्मेड क्लैन के लोग हमारे सेवन पिक के डायरेक्ट डिसाइपल से डरते होंगे। सेकंड प्रिंसेस तो इन तीनों से नफरत करती थी, मगर अपने मास्टर के डर से इन्होंने मर्मेड क्लैन से पंगे नहीं लिए। अब दूसरी बात ये है कि थर्ड प्रिंस ही मर्मेड क्लैन के लोगों को यहाँ लाया था और फिर उसने मेरे सामने ही प्रिंसेस का खात्मा कर दिया। शायद थर्ड प्रिंस जानता था कि मर्मेड क्लैन के प्रिंस को इंसानों को मारना पसंद था, मगर थर्ड प्रिंस उसे अपने हाथों से मार पाई इससे पहले मैंने उस बंदे का काम तमाम किया। और जब मेरी हकीकत प्रिंसेस को पता चली तब थर्ड प्रिंस ने उन दोनों को मार के मुझ पर एक तरह का एहसान कर दिया। आखिर उसने मेरे लिए उन बंदियों को क्यों मारा। इतना ही नहीं, जू किंग को याद आता है कि जिन अरनियों को पता था कि मैंने प्रिंस को मार दिया, मगर फिर भी उसने मुझे एक्सपोज नहीं किया। उल्टा उसने मुझे बताया कि मर्मेड ट्राइब का ब्लड कर्स मुझे एक्सपोज कर सकता है, यानी कि कैप्टन जेन अर्नियो ने भी मेरी मदद की थी। जू किंग कह रहा था कि सेवन ब्लड आइसेक के लोग 3 कलर्स के टोकन का यूज करके डिसाइपल्स को ज्वाइन करवाते हैं और मेरे पास सबसे लोवेस्ट रैंकिंग वाला व्हाइट टोकन था। और पता नहीं वो मिस्टीरियस बंदा कौन था जिसने मुझे वो टोकन दिया। कहीं मैं इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं हूँ, ना इम्पोर्टेंट तो नहीं हो सकता। अगर मैं कीमती होता तो मुझे माउंटेन पर जगह मिलती, लेकिन वहाँ तो बस कोर डिसाइपल्स ही रह सकते। साथ ही उसे याद आया कि मर्मेड प्रिंसेस ने मरने से पहले अपने किसी प्लान का जिक्र किया था और फिर जू किंग के सामने सारी पिक्चर क्लियर हो गई। वो कहता है कि मेरा प्रिंस को खत्म करना इन लोगों के ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि थर्ड प्रिंस उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। मगर अनजाने में मैंने ही थर्ड प्रिंस के बिछाए हुए गेम में एंटर किया। एक गेम के अंदर गेम है और थर्ड प्रिंस सेवन पिक के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग बना रहा। और फिर जू किंग को समझ आ गया कि सेवन ब्लड आइसेक जल्द ही मर्मेड क्लैन पर फुल स्केल में अटैक करने वाला। जू किंग कह रहा था, वाह ये तो काफी मैसिव प्लान है, चलो तुम लोग अपना गेम खेलो और मैं वही करूंगा जो कि मुझे करना था। कुछ दिनों पहले जिस बंदे ने जू किंग को जान से मारने की कोशिश की थी, उस बंदे के बैग से जू किंग को एक बाउंटी नोटिस मिली। दरअसल उस बंदे को जू किंग को मारने के लिए वज्रासेक ने ही हायर किया था, इसलिए जू किंग ने फैसला लिया कि वो अब वज्रासेक को पूरी तरह से वाइप आउट करेगा। अब अगले सीन में हम जू लियो को देख पाते, जो कि अपने मास्टर को खबर देने पहुंच गई थी। वो जू किंग को बताने लगी कि वज्रासेक ने अपने हेडक्वार्टर्स को यहाँ से काफी दूर इलाके में शिफ्ट कर दिया। रूमर्स के अकॉर्डिंग वो लोग रेड प्लेन्स के लीटू सेक के इलाके में चले गए। उनका एग्जैक्ट लोकेशन इस जेड स्लिप पर मौजूद है। साथ ही आपके कहने पर मैंने डिस्गाइज टैलिस्मान और कपड़ों का भी इंतजाम कर दिया, तो जू किंग तुरंत ही रेडी हो जाता है। और अब हमें रेड प्लेन्स में मौजूद वज्रासेक का नया लोकेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंसेस्टर अकेले ही चेस खेलते हुए कहने लगा कि मैंने लीटू सेक ज्वाइन किया तो वो बच्चा सेवन ब्लड आइसेक का मेंबर बना। मेरे पास कुछ एलिक्सर है जिन्हें कंज्यूम करके मैं रेडिएंट मिस्टिक स्टेज को एक्टिवेट कर सकता हूँ। फिर तो बच्चे का मुकाबला करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मगर उस बच्चे के पास बाउंडलेस फ्यूचर है और वो कमीना ग्रजेस को भी नहीं भूलता यार। साथ ही अब उसे सेकंड प्रिंसेस का भी सपोर्ट मिल गया, इसलिए अब मेरे पास जीतने का एक ही चांस है, मुझे लाइफ एंड डेथ सीक्रेट आर्ट का यूज करना होगा। और तभी उन्हें किसी की आवाज आई। उनसे मिलने के लिए एक मेहमान आ चुका था। वही दूसरी तरफ जू किंग भी रेड प्लेन्स की तरफ निकल चुका। दरअसल वो इलाका लीटू सेक के टेरिटरी के अंडर आता
है तो जू किंग ने फैसला किया कि वो अपनी कल्टीवेशन को हाइड करके इन्वेस्टिगेट करेगा, जिसके बाद वो सीधे रेड प्लेन्स की तरफ टेलीपोर्ट हो गया। अब हमें रेड प्लेन की लिंग्यू सिटी दिखाई गई जहाँ पर जू किंग टेलीपोर्ट हो चुका था। उसने देखा कि इस सिटी की हालत तो काफी ज्यादा खराब है। भारी स्नोफॉल यहाँ पर होता रहता था तो लोगों के लिए खाने पीने की चीजें अरेंज करना मुश्किल हो गया। इसी इलाके में वज्रासेक का हेडक्वार्टर मौजूद था तो जू किंग तुरंत ही उसी तरफ रवाना हो गया। उसे एक विल्डरनेस के पैच को पार करके आगे बढ़ना था और इसी रास्ते में जू किंग को कुछ बंदे नजर आए जो कि इंसानी मांस पकाकर खा रहे थे। वो कहते हैं कि काफी दिनों से फ्रेश मांस खाने को नहीं मिला। हमारी इस हालत का जिम्मेदार वो वज्रासेक है। उन्होंने हमें हमारे ही कैंप से लात मार के निकाल दिया। उनका एंसेस्टर बता रहा था कि ह्यूमंस को खाना अलाउड नहीं है। पता नहीं वो बुढ़ा इतना बदल कैसे गया, वो भी तो एक स्कैवेंजर था। और तभी उन लोगों की जू किंग पर नजर पड़ी। वो कहते अरे वाह देखो तो कितना हैंडसम बंदा है, इसका मांस भी काफी ज्यादा टेंडर होगा। आज हमें फाइनली फ्रेश मीट खाने को मिलेगा। अब इन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर जू किंग को पुरानी बातें याद आई। जब वो छोटा था तब एक बंदे ने जू किंग का शिकार करने की कोशिश की थी और ये लोग भी वही करना चाहते। मासूम जू किंग उस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ था तो उस बंदे को एक पोटैटो ऑफर करता है, मगर उसने तो अपने पाँव तले उस आलू को क्रश कर दिया। वो कह रहा था बच्चे मुझे आलू नहीं खाना, बल्कि आज तो तू ही मेरा डिनर बनेगा। ये दुनिया ऐसी ही बन चुकी, यहाँ पर इंसानों को खाना आम बात है। और उतने में जू किंग ने वहाँ मौजूद एक धारदार पीस उठाकर सीधे उसके गले में उतार दिया और आज भी वो वही करेगा। उसने 1 बाय 1 करते हुए अपने आयरन स्पीयर को इन बंदों की हलक में घुसाना शुरू कर दिया था। नेक बॉडी का सबसे इजी टारगेट है और यहाँ किया गया हल्का सा वार भी खाली नहीं जाता तो जू किंग इसी वजह से गले को ही अपना फेवरेट स्पॉट मानता है और इस तरह से वो सभी बंदे उसके हाथों मारे गए। अब अगले सीन में हमें वज्रासेक का नया हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जिसकी टूटी फूटी हालत से वज्रासेक के स्टेटस का पता चल रहा था। देखो तो एक अच्छा खासा सेक जू किंग के रास्ते में आकर भिखारी बन गया। माउंटेन के फुट पर कुछ डिसाइपल स्नो क्लियर करते हुए अपने एंसेस्टर के बारे में बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि पता नहीं हमारे एंसेस्टर इस बंजर इलाके में शिफ्ट क्यों हो गए और बच्चा इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता। हमारे एंसेस्टर तो बेवजह ही उसे इतना सीरियस ले रहे। दरअसल वहाँ पर एक स्नोमैन बना हुआ था जिसके अंदर जू किंग छुपा हुआ है और उनकी सारी बातें वो काफी केयरफुली सुन रहा था। वो दिन रात आपस में जितनी भी बातें करते वो सारी जू किंग को सुनाई देती थी। उसे पता चला कि वज्रासेक के एंसेस्टर ने इन कुछ महीनों में 10,000 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स खर्च किए। उसने कई सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पर इनवाइट किया था। उन्हें लगा था कि जू किंग उन पर अटैक करने पहुंच जाएगा, मगर जू किंग आया नहीं और एंसेस्टर का सारा पैसा बर्बाद हो गया। वो बंदे कह रहे थे कि अब तो हमारे सारे एल्डर भी सेक्ट छोड़कर चले गए और जो आखिरी 2 एल्डर बचे थे वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले सीनियर को इनवाइट करने चले गए और वो भी सिर्फ एक ची कंडेंसेशन वाले बंदे को मारने के लिए। भाई ये कितनी बड़ी बेइज्जती है यार। अगर लोगों को ये बातें पता चली तो वो हमारे वज्रासेक का मजाक बना देंगे। और तभी उन बंदों की नजर पड़ी स्नोमैन पर। जू किंग को लग रहा था कि शायद उन बंदों ने उसे पहचान लिया है, इसलिए वो भी अपना स्पीयर लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। मगर तभी उसमें से एक बंदा स्नोमैन पर गाजर लगा देता है ताकि वो थोड़ा सा क्यूट दिखे। अब उनके वहाँ से जाते साथ ही जू किंग बर्फ से बाहर आ गया। वो कह रहा था कि एंसेस्टर तो मेरे जनाजे का इंतजाम कर रहा, यहाँ पर पावरफुल लोग आने से पहले मैं इस कमीने की नैया डुबा दूंगा। और अब हमें वज्रासेक के माउंटेन पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंसेस्टर लिंक्स ही अपना स्पिरिट वेल एलिक्सर रिफाइन कर रहे थे जो कि थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। एल्डर कह रहे थे कि इसे कंज्यूम करके मैं कुछ दिन सेक्लूजन में चला जाऊंगा, फिर तो कमीना बच्चा मुझे हरा नहीं सकता। जिसके बाद आदत से मजबूर एंसेस्टर ने एक बार फिर से अपने हिस्ट्री बुक को बाहर निकाला। उसमें लिखा गया था कि विलन चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, हीरो आखिरी मोमेंट पर आकर उसे हरा देगा। और एंसेस्टर को तो इसी बात से प्रॉब्लम था। वो कह रहे थे यार ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये लोग तो हमेशा हीरो को ही जिता देते। और उतने में एंसेस्टर की कोल्ड्रन उलट गई। पूरा सेक्ट अचानक से ही शेक हो रहा था तो एंसेस्टर फटाफट से अपनी पिल को उठाकर तुरंत ही बाहर आ गए। उन्हें इतना तो कंफर्म हो गया था कि इतिहास झूठ नहीं बोलता। उतने में ही उन्होंने देखा कि जू किंग ने बड़े ही स्टाइल के साथ वहाँ का बैरियर पियर्स करते हुए अपने धर्मा फॉर्म टाइसांग को समन कर लिया। एंसेस्टर तो ये सब देखकर ही पैनिक हो जाते हैं। साथ ही उनके डिसाइपल को भी ये समझ आ गया कि उनके एंसेस्टर की जू किंग के नाम से इतनी क्यों फटती थी। ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर जू किंग ने अपना बड़ा ही अमेजिंग स्लैश रिलीज कर दिया तो एंसेस्टर अपने गोल्डन बेल का यूज करके उसे काउंटर करने की कोशिश करने लगा।
मगर जूकिंग के स्लैश ने उनकी बेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते एंसेस्टर काफी पीछे ढकेला जाता है। साथ ही जूकिंग की ऑरा से वहाँ पर काफी जोरदार धमाका हो गया। एंसेस्टर दिल ही दिल में कहने लगा कि ये बच्चा कुछ महीनों पहले छठे लेवल पर था, तो ये इतनी जल्दी 9वीं पर कैसे पहुँच गया। और अब इन दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो चुकी थी। मीनवाइल एंसेस्टर ने जूकिंग के पॉइजन को इनहेल किया, वो भी बिना उसे खबर लगे। वो सोच रहे थे कि शायद कहानियों में जिन हीरोज को ग्लोरीफाई किया जाता है, ये बंदा वैसा ही हीरो है। तब तक एल्डर अपनी मल्टीपल सोर्ड का यूज करके जूकिंग पर अटैक कर देते हैं। तो जूकिंग ने अपने वाटर पाइथन की मदद से उन तलवारों को निगल लिया, जिसके बाद एक बार फिर से ये लोग एक दूसरे पर पंचेस की बारिश करने लगे। और एंसेस्टर हैरान थे कि जूकिंग ने कॉम्बैट में भी उन्हें काफी तगड़ी टक्कर दी। वहीं पर जूकिंग सोच रहा था कि अगर बॉडी टेम्परिंग की बात की जाए तो मैं इस बुढ़े से थोड़ा सा पीछे हूँ, मगर मैं इसे ऐसी चोट तो लगा ही सकता हूँ जो कि इसे खत्म कर दे। और अब इन दोनों में एक जोरदार क्लैश होकर दोनों भी पीछे की तरफ ढकेले गए। एंसेस्टर जूकिंग की हर एक मूव से अमेज थे, उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ और उसके रिफ्लेक्सेस। उतने में ही एंसेस्टर ने खून की उल्टियां निकालना शुरू कर दी। उन्हें जूकिंग ने टोटल 70 अलग अलग पॉइजन से अफेक्ट किया था, तो तुरंत ही अपनी एलिक्सर पिल को कंज्यूम कर लेते हैं। वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि ये बंदा तो स्टोरी बुक में मेंशन हीरो जैसा ही नजर आ रहा, ये तो पॉइजन किंग है, मैं ऐसे तो फाइट नहीं कर सकता, अब मैंने जल्दी से अपनी मूव को अनलिश करना चाहिए। और उतने में एंसेस्टर ने अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पर कई सारे फॉर्मेशंस को ओपन किया, जिनमें से उनकी वज्रासिक की स्पेशल टेक्निक बॉडी टेम्परिंग सीक्रेट आर्ट को एक्टिवेट कर लिया था। और जूकिंग से कह रहे थे कि बच्चे अब मेरे सुप्रीम पंचेस को विटनेस करो। और तभी उसके धर्मा फॉर्म जूकिंग पर पंचेस रेज करने लगे। तो जूकिंग कहाँ ही पीछे हटने वाला था, उसने भी स्पिरिट सी रोरिंग द स्काई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर मानो सुनामी खड़े कर दिए, जिसमें एंसेस्टर के धर्मा फॉर्म पूरी तरह से कोलैप्स हो जाते हैं। एंसेस्टर ने भी जूकिंग की इस मूव को पहचान लिया। वो कह रहे थे कि ये तो सी स्क्रिप्चर की सबसे सीक्रेट स्किल है, ये मूव हजारों लाखों बंदों में बस कोई एक ही मास्टर कर सकता। साथ ही जूकिंग की शैडो भी उन्हें जकड़ने की कोशिश करने लगी, मगर एंसेस्टर उस शैडो को भगा देते हैं। उन्हें तो हैरानी हो रही थी कि इतनी पावरफुल टेक्निक का यूज करके भी जूकिंग एग्जॉस्ट नहीं हुआ। और उतने में जूकिंग फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल के एडवांस फॉर्म को रिलीज करते हुए एल्डर पर अटैक कर चुका, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि शायद मैंने किताबों की बातें मान लेनी चाहिए थी, नियति की बच्चे का दुश्मन बनने से अच्छा है उसके दोस्त बन जाओ, मगर शायद अब काफी ज्यादा देर हो गई। वहीं पर जूकिंग अपने डिवाइन वेसल को बाहर निकाल लेता है, जो कि एंसेस्टर पर अपना फाइनल ब्लो हिट करने के लिए तैयार थी। और अब ये देखकर ही एंसेस्टर भी अपने फाइनल मूव के लिए रेडी हो गया। वो जूकिंग से कह रहा था कि बच्चे तू हद से ज्यादा घमंडी है, मैं आज अपनी लाइफ गवा कर तुझे मेरे वज्रासेक की ट्रू हेरिटेज की झलक दिखाऊंगा। जिसके बाद हम वहाँ पर बड़ा ही शानदार धर्मा फॉर्म देख पाते हैं, जो कि जमीन को चीरते हुए राइज हुआ था। इधर जूकिंग भी कह रहा था कि आज मैं इस बुढ़े को जहन्नुम में जरूर पहुंचा दूंगा। और तभी एंसेस्टर उसे बताने लगे कि ये मेरे वज्रासेक की सबसे पावरफुल किलिंग मूव है, इसे स्काई होल्डिंग एग्जीक्यूशन पाम कहा जाता। इसकी एक ही स्ट्राइक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले बंदे को भी खत्म कर सकती। और वाकई गाइस एंसेस्टर की ऑरा काफी ज्यादा अमेजिंग थी, सभी डिसाइपल्स उनके लिए चीयर्स करने लगे। वहीं पर जूकिंग ने भी अपना अटैक तैयार किया। इधर एंसेस्टर काफी जोरों से चिल्ला रहा था कि बच्चे अब तो तू गया काम से। यहाँ पर एक इंटेंस मोमेंट क्रिएट हो चुका था, वज्रासेक के सभी डिसाइपल्स की सांसें अटक गई। उन सभी के दिल में एक ही सवाल था कि इस मुकाबले का विनर कौन बनेगा, उनके पावरफुल एंसेस्टर या फिर ची कंडेंसेशन वाला जूकिंग। मगर अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, क्योंकि एंसेस्टर ने जूकिंग पर अटैक ना करके वो पाम खुद पर ही हिट करवा दिया था। अब ये देखकर जूकिंग को तो आज तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका था। वहीं पर एंसेस्टर की इस मूव को देखकर उनके डिसाइपल के मुंह भी खुले के खुले रह गए। इस एग्जीक्यूशन पाम की वजह से एंसेस्टर की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, तो बंदे भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर जूकिंग को लग रहा था कि शायद एंसेस्टर मरने का नाटक कर रहा, तो वो अपना आयरन स्पीयर उनकी तरफ स्ट्राइक कर देता है, बट स्टिल एंसेस्टर की बॉडी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था, जिसके चलते जूकिंग को ये बात कंफर्म हो गई कि बुढ़ा तो मर चुका है।
वहीं पर जोकिंग अभी भी हैरान था और फिर उसने अपने आयरन स्पीयर को समन कर लिया, मगर इस बार वो स्पीयर उसके हाथ से कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए जोकिंग अपने ही स्पीयर पर अटैक करने वाला था और उतने में एंसेस्टर लिंगजी का एकदम क्यूट वाला फॉर्म उसके सामने आ जाता है। दरअसल वो इस आयरन स्पीयर के वेपन का स्पिरिट बन चुका था। वो तुरंत ही घुटनों पर आकर जोकिंग से रिक्वेस्ट करने लगे कि मास्टर प्लीज मुझे मत मारिए, मैं हूँ लिंगजी, आपके आयरन स्पीयर का वेपन स्पिरिट, हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। मगर जोकिंग ने तो उसे लात मार कर दूर टॉस कर दिया। तो जोकिंग का ट्रस्ट जीतने के लिए एंसेस्टर ने अपनी इनेट लाइफ स्पिरिट उसके हवाले कर दी। और जोकिंग से कह रहा था कि अगर आपने इसे क्रश किया तो मैं मारा जाऊंगा। तो जोकिंग ने एंसेस्टर की बात को वेरीफाई करने के लिए उस इनेट स्पिरिट पर अपना प्रेशर डाला। तो एंसेस्टर लिंगजी उसे बताते कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आयरन स्पीयर को एक लिमिटलेस ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता हूँ, इससे तुम्हारा स्पीयर एक ट्रू मैजिकल ट्रेजर में बदल जाएगा। साथ ही एंसेस्टर अपना सिर पटक पटक के उसे बता रहे थे कि मैं हमेशा आपको पूरी ईमानदारी से सर्व करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपना स्पिरिचुअल एलिक्सर भी जोकिंग के हवाले कर दिया। वो कह रहे थे कि इससे आपकी कल्टीवेशन इम्प्रूव हो सकती है, मेरे पास जो कुछ भी बचा है वो सब आपका होगा। अब जोकिंग को तो अपने आयरन स्पीयर से सबसे ज्यादा प्यार है, ये वेपन बचपन से उसके साथ था। अगर उसने एल्डर लिंगजी को मारा तो हो सकता है उसका वेपन भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो फाइनली जोकिंग ने एंसेस्टर को अपने आयरन स्पीयर में टेम्पररी बेसिस पर जगह दे दी, मगर उसका असली प्लान था कि वो आगे चलकर इन्हें मार के अपने वेपन को आजाद करेगा। हालांकि उसका आयरन स्पीयर अब तक प्रेशियस ट्रेजर में बदल चुका है। साथ ही एंसेस्टर ने जोकिंग को बताया था कि उसके पास डेटी के उस आधे जले चेहरे के कुछ सीक्रेट हैं, तो जोकिंग उन सीक्रेट को भी जानना चाहता। फाइनली वो अपने सेक्ट में वापस जाने के लिए निकल पड़ा, मगर तभी रास्ते में उसे एक बंदा नजर आया जिसकी बीवी और बच्चे को किसी ने मार दिया था। साथ ही वो बंदा भी काफी ज्यादा घायल है। उसने वहाँ से गुजरने वाले जोकिंग का हाथ थाम लिया। वो बंदा उसे बता रहा था कि मेरी वाइफ और बेटा कैरेज में आने वाले थे, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसकी बातें सुनकर ही जोकिंग की आंखों में आंसू आ गए। तो जोकिंग उसे बताता है कि अब तुम्हारी फैमिली एक सेफ जगह पहुंच चुकी है। जो सुनकर ही वो बंदा थोड़ा सा शांत हो गया, उसके दिल को सुकून मिला था और फिर उसकी भी सांसें रुक जाती है। जोकिंग को तो ये सब देखकर इस कैओटिक दुनिया पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर उसने उन डेड बॉडीज को आग लगा दी। वो कह रहा था कि मैं इस दुनिया में जीना चाहता हूँ, मुझे एक बेटर लाइफ चाहिए और यहाँ के हर एक मासूम को अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। वेल, इस चैप्टर का नाम था रेस्ट इन पीस और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।